हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पिछले कुछ दिनों से 11th एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं। हम लोग पिछले कुछ दिनों से 11th एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं। और 11th एंट्रेंस के साथ साथ बेटा डिप्लोमा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के एंट्रेंस को भी हम साथ में टारगेट लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एंट्रेंसेस का जो सिलेबस है वो बिल्कुल डिक्टो है, बिल्कुल सेम है। जबकि एएमयू में दोनों एंट्रेंसेस का सेम पेपर आता है एएमयू में। लेकिन अगर आप जामिया की बात करोगे तो जामिया में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का पेपर अलग आएगा और 11th एंट्रेंस का पेपर अलग आएगा। तो जैसा कि आप मुझको जानते हो, मेरा नाम है जैद अनवर और मैं मैथमेटिक्स के साथ साथ आपको 11th एंट्रेंस के लिए फिजिक्स भी पढ़ाने वाला हूं। हम 11th एंट्रेंस की फिजिक्स भी टारगेट करने वाले हैं। तो मैथ्स का सिलेबस भी मैं ही आपको पूरा कराऊंगा और फिजिक्स वाला पार्ट भी मैं ही आपको पूरा कराऊंगा, ठीक है। क्यों फिजिक्स का दूसरा एजुकेटर नहीं है, मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रिलेशन फिजिक्स और मैथ्स में क्या है वो आपको बता दूं। एक सब्जेक्ट है अपने पास बेटा मैथ्स, एक सब्जेक्ट है अपने पास मैथ्स और दूसरा सब्जेक्ट है अपने पास फिजिक्स। ये दोनों ही आपस में कोरिलेटेड है, ठीक है। कैसे हैं? जो मैथमेटिक्स है इज द पार्ट ऑफ मैथ्स इज व्हाट? मैथ्स इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स। मैथ्स इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का ही एक टुकड़ा मैथमेटिक्स है। पहले जो फिजिक्स का सिलेबस था, जो फिजिक्स की थ्योरी थी, जो फिजिक्स के डेरिवेशन थे, वो बहुत ज्यादा वाइड थे। आप पुराने एंशिएंट मैथमेटिशियन और एंशिएंट पुराने साइंटिस्ट, पुराने मैथमेटिशियन, इन सब की जो किताबें हैं बहुत पॉपुलर, उनको पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा कि पहले मैथ्स जैसी नाम की कोई चीज थी नहीं, मैथमेटिक्स वर्ड था ही नहीं, बल्कि फिजिक्स ही था। हमारे पास फिजिक्स का ही सिलेबस था, फिजिक्स की डेरिवेशंस थी, फिजिक्स की इक्वेशंस थी। लेकिन वो इतना बल्कि होता जा रहा था, ये जो पार्ट था बेटा, ये जो पार्ट है फिजिक्स का, वो बहुत बल्क में बढ़ रहा था, बहुत बल्कि हो रहा था, बहुत बल्कि। इसीलिए जो मेजर कैलकुलेशन वाला पोर्शन है उसको अलग कर दिया गया फिजिक्स से और उसको एक नया नाम दिया गया है, दैट इज मैथमेटिक्स, ठीक है। उसको एक नया नाम दिया गया मैथमेटिक्स। तो क्योंकि मैथ्स कहीं ना कहीं फिजिक्स से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं फिजिक्स से कनेक्ट करता है, इसीलिए मैथ्स और फिजिक्स आपस में एक रिलेशन होल्ड करते हैं और हम ये बोल सकते हैं कि मैथ्स जो है वो फिजिक्स का ही एक टुकड़ा है। ये कहना गलत होगा कि फिजिक्स मैथ्स का एक पार्ट है, ये कहना गलत है। पहले फिजिक्स आया है, तो फिजिक्स का एक टुकड़ा, फिजिक्स का एक पार्ट जो पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, दैट इज मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको मैथ्स के साथ साथ यहां पर फिजिक्स भी कवर कराने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में। व्हाट इज फिजिक्स? पहले हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। आप किताब उठाकर देखोगे, बहुत हजारियों डेफिनेशन, मतलब हजारियों की तादाद में डेफिनेशन आपको फिजिक्स की मिलेंगी, बहुत डेफिनेशन। अलग अलग राइटर्स ने, अलग अलग स्कॉलर्स ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से अलग अलग लैंग्वेजेस में व्हाट इज फिजिक्स इसका आंसर दिया। फिजिक्स क्या है उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दिए कि किसी ने अपने लैंग्वेज में फिजिक्स को कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। लेकिन अगर हम बात करें और मैं बात करूं व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, तो बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में बेटा क्या हो रहा है कि फिजिक्स इज द इट इज द स्टडी ऑफ गॉड्स माइंड
ये कहना गलत नहीं होगा। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ गॉड्स माइंड, यानी जो ऊपर वाला है, जो खुदा है, जो अल्लाह ताला है, उनके दिमाग को पढ़ना, है ना। वो चीजें और ये निजाम, ये पूरी दुनिया का निजाम कैसे चला रहे हैं, उसके पीछे क्या कुदरत है, उस लॉजिक को समझना, उसकी स्टडी करना, वही फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स को हम ये बोल सकते हैं उन सारी डेफिनेशन से अपार्ट जाकर के, उन सारी डेफिनेशंस को साइड में रख करके, ताकि हमें अपने सब्जेक्ट में मजा भी आना शुरू हो जाए कि व्हाट इज फिजिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ गॉड्स माइंड। अल्लाह ताला के निजाम को समझना, गॉड्स के निजाम को समझना, जो ऊपर वाला जो ये निजाम चला रहा है, ये पूरी दुनिया का जो निजाम चल रहा है, जो अल्लाह ताला ये निजाम चला रहा है, वो कैसे चला रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसको पढ़ करके समझने की कोशिश करने का नाम ही फिजिक्स है। फॉर एग्जाम्पल कि वाई द स्काई इज ब्लू, वाई द स्काई इज ब्लू, वाई द स्काई इज ब्लू। जो स्काई है वो ब्लू ही क्यों है, जो स्काई है, जो आसमान है, वो ब्लू ही क्यों है, कोई और कलर क्यों नहीं है। ठीक है, एक चीज और, दूसरा सवाल, सनराइज और सनसेट इन दोनों वक्त, सनराइज और सनसेट इन दोनों वक्त जो सन है वो रेडिश क्यों होता है, वो रेडिश क्यों होता है। दूसरा सवाल, सनराइज यानी सूरज जब उग रहा होता है, सुबह का वक्त, अर्ली मॉर्निंग, 5 बज रहे, 4 बज रहे, और सनसेट जब सूरज डूब रहा होता है, उस वक्त सन का कलर, जो सूरज है उसका कलर रेडिश क्यों होता है, वो क्यों लाल दिखाई देता है, आसमान का कलर क्यों ब्लू है ना। बहुत सारी चीजें। नंबर 3, मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, कैसे पता लगी। क्या कोई इंच टेप लेकर के गया था कि मैं हूं और मेरा एक दोस्त है, मैं अर्थ के एक एंड पे बैठ गया और एक मून के एंड पे बैठ गया, मैं इधर से इंच टेप पकड़ा हुआ हूं, वो उधर से इंच टेप पकड़ा हुआ है, और दोनों लंबाई नाप रहे हैं कि सूरज की जो मून है, जो चांद है, वो और अर्थ दोनों के बीच में कितना लेंथ है, दोनों नाप रहे हैं। ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये चीजें अल्लाह ताला को पता है ना, ये चीजें गॉड को पता है, ये चीजें ऊपर वाले को पता है कि भाई स्काई ब्लू क्यों है ना, ब्लू क्यों है, कोई कलर दूसरा क्यों नहीं है, या फिर सनराइज और सनसेट ये इस टाइम पर जो सूरज का कलर है वो रेडिश क्यों हो रहा है, या फिर मून और अर्थ के बीच में कितनी दूरी है। ये सारे सवाल, ऐसे बहुत सवाल हैं, इनफाइनाइट ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन सबके आंसर्स करने के लिए इसका जवाब कौन देगा, एक ब्रांच है, डेट इज कॉल्ड फिजिक्स। इसीलिए फिजिक्स को एक लाइन में अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं यही बोलूंगा कि अल्लाह ताला जो निजाम चला रहा है, ऊपर वाला जो निजाम चला रहा है, गॉड जो निजाम चला रहा है, वो कैसे चला रहा है, क्या लॉजिक है, क्या दिमाग है उसके पीछे, उसकी स्टडी हम लोग करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फिजिक्स है। नाउ हमारे काम का जो पोर्शन है हमारे काम का जो पोर्शन है वो आपको बताऊं, हमारे पास 11th एंट्रेंस में 9th की फिजिक्स भी है, 9th वाला पार्ट भी है, प्लस 10th वाला पार्ट भी है। ठीक है, 9th वाला पार्ट भी है और 10th वाला पार्ट भी है। जो 10th वाला पार्ट है वो एग्जाम में लगभग 70% पूछा जाएगा, लेकिन 9th वाले को भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, 30% ये भी हो। ठीक है, नाउ हमारे साथ सिर्फ बच्चे इसीलिए नहीं जुड़े हुए कि सिर्फ 11th एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं, EMU, जामिया, BHU, बल्कि हमें बखूबी पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी साथ साथ कर रहे होंगे, बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी साथ साथ कर रहे होंगे। इस वजह से क्लास 9th का कोई चैप्टर नहीं स्टार्ट करा रहा हूं, मैं डायरेक्ट मूव कर रहा हूं क्लास 10th की फिजिक्स पर, ताकि साथ साथ 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की तैयारी भी होती रहे और बोर्ड्स वाले बच्चों का रिवीजन भी चलता रहे। ठीक है, तो मैं आज की क्लास में 10th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूं और उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी, समझेंगे और बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा। इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे वो इसके नाम में ही छुपी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी के नाम में ही एक वर्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ये बेटा एक ऐसा वर्ड है जो साइंटिफिकली कोई जानता हो या ना जानता हो, लेकिन सुना सबने, है ना। बोलते हैं कि अगर किसी को करंट लग जाता है तो उसको बिजली ने पकड़ लिया। सुना है आपने? कोई नंगे पैरे गीला हो रहा है और वो किसी तार को छू लिया, किसी वायर को छू लिया, है ना, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को छू लिया, तो बोलते हैं करंट लग गया, है ना। ये करंट लग गया क्या है, क्या चीज है? तो इसको साइंटिफिकली समझेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। लेकिन इस नाम में अंदर जाने के लिए, इस नाम को समझने के लिए एक और नाम की जरूरत है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहले इसकी स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पे मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इट इज अ, पहली बात, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस। ये किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। दूसरी बात, इट कैन बी डिफाइंड एज the rate of flow of electrons, the rate of flow of electrons, ठीक है। ये परफेक्ट बात होगी अगर हम इस लाइन पर फोकस करें और इससे इसको डिफाइन करें। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो बातें हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, उससे पहले लिखा हुआ है रेट, इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो वो जो तेजी है, हल्के फ्लो कर रहा है या तेज फ्लो कर रहा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, बात ठीक है, लेकिन जल्दी कर रहा है या तेज कर रहा है, दैट इज रेट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का रेट क्या है, जल्दी फ्लो हो रहा है या हल्के फ्लो हो रहा है, तेज फ्लो कर रहा है तेजी के साथ या हल्के हल्के फ्लो कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ एक नया वर्ड सामने आया, इलेक्ट्रॉन, एक नया वर्ड सामने आ गया, इलेक्ट्रॉन। और ये उन बच्चों के लिए नया नहीं होगा जिन्होंने बेटा 9th क्लास अच्छे से पढ़ी है, जिन्होंने एटम के बारे में अच्छे से पढ़ा है, जिन्होंने पार्टिकल्स जाने कि हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लास 9 पढ़ाऊंगा ये भी आपको, लेकिन अभी सिर्फ टचअप दे रहा हूं 9th का। 9th में पढ़ा था कि एटम के अंदर पार्टिकल्स हैं, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, एक का नाम है प्रोटॉन, एक का नाम है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स क्या है? दे आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। जबकि न्यूट्रॉन, इनके पास कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, नो चार्ज। न्यूट्रॉन वर्ड बनाए न्यूट्रल से, न्यूट्रॉन वर्ड बनाए न्यूट्रल से, न्यूट्रल वर्ड से न्यूट्रॉन बनाए। न्यूट्रल बोलते हैं ना कि भैया ये इंसान बहुत न्यूट्रल है ना, कुछ भी हो जाए इसे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता
ना बहुत ज्यादा हंसता है, एकदम न्यूट्रल रहता है, कोई भी बात हो जाए बड़ा न्यूट्रल रहता है ना। पेट में एसिडिटी हो गई, बहुत सारे घर में बड़े बूढ़े एसिडिटी हो गई पेट में, तो आप बोलते हो सर इनो पिला दो ठीक हो जाएगा, और ऐड भी आता है इनो काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। तो वो 6 सेकंड में क्या कर रहा है भाई, पेट में एसिडिटी हुई है, इसका मतलब ये है कि आपके स्टमक में जो HCl है वो बढ़ गया। HCl है, अल्लाह ताला ने स्टमक के अंदर HCl दिया हुआ है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। जो खाना खा रहे हो वो पचेगा कैसे, वो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उस खाने पे एक्ट करेगा, उसे गलाएगा। कभी कभी ज्यादा तला हुआ, ज्यादा भुना हुआ आपने खा लिया, ज्यादा ऑयली फूड आपने कंज्यूम कर लिया, ओवर ईटिंग कर ली, तो एक तो वो HCl जो पेट के अंदर है, और दूसरा आपने इतना ऑयल ले लिया तो पेट के अंदर एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है ना, स्टमक के अंदर एसिड की क्वांटिटी बढ़ गई, तो स्टमक ज्यादा एसिडिक हो गया, बोलते हैं एसिडिटी हो गई। क्या बोलते हैं, एसिडिटी हो गई। अब क्या करें, अब आप बाजार गए और आप इनो खरीद के लाए, क्योंकि आपने टीवी में ऐड देखा हुआ है कि इनो है, ये 6 सेकंड में जाती ही काम शुरू कर देगा। तो वो ऐसा क्या कर रहा है भाई, पेट में एसिड आ गया, एसिडिक हो गया। इनो इज अ बेस, इनो क्या है, इनो एक बेस है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड आपके पेट के अंदर बढ़ गया, आप बाहर से इनो लेके आए 5 या 10 रुपए का, आपने पानी में मिलाया पिया, जैसे इनो पानी में मिला आपके पेट में गया, इनो इज अ बेस, एसिड और बेस रिएक्ट करे, एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे, जब ये रिएक्शन होगा तो आपका पेट ठीक हो जाएगा, मतलब आपका जो स्टमक है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल मतलब ठीक हो जाना, ना एसिडिक रहा ना बेसिक रहा, नॉर्मल हो गया। वही वर्ड है न्यूट्रॉन, ये बना है न्यूट्रल से। न्यूट्रल का मतलब ये बहुत न्यूट्रल है भाई, ना ही पॉजिटिवली चार्ज है ना ही नेगेटिवली चार्ज है। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन बड़ा न्यूट्रल है, हैविंग नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डिनोटेड बाय ई, ऊपर छोटा सा नेगेटिव, आपने ई लिखा और ऊपर छोटा सा नेगेटिव बना दिया ऐसे, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने का रेट क्या है, रेट, रेट मतलब प्राइस नहीं बल्कि तेजी, तेज फ्लो कर रहा है हल्के, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, ये प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ अब हमें इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने का रेट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरी बात, अगर थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक करंट साइड में रख दें, थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक करंट रख देते हैं, आओ इसे शिफ्ट कर देते हैं हम लोग यहां इलेक्ट्रिसिटी के पास, ठीक है, हाँ, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई क्यू, इट इज डिनोटेड बाई क्यू, क्यू से डिनोट किया जाएगा। बार बार इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्यू, जैसे ही क्यू लिखूंगा आप समझ जाओगे इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही, ठीक है। अब हर चीज की एक यूनिट होती है, मार्केट से आप कपड़ा लेने गए, तो कपड़ा लेने गए तो उससे क्या कहोगे कि 2 लीटर कपड़ा दे दो ना, आप बोलोगे 2 मीटर कपड़ा दे दो, 5 मीटर कपड़ा दे दो, यानी कपड़े को जो ले रहे हो उसको नापने की यूनिट मीटर है ना। दूध लेने गए तो उससे थोड़ी बोलोगे 5 किलोमीटर दूध दे दो, आप बोलोगे 5 लीटर दूध दे दो, तो लीटर उसकी यूनिट है। बिल्कुल उसी तरीके से जब चार्ज नापा जाएगा, मेजर करा जाएगा कितना है, तो किसमें बताएंगे इतना मीटर है इतना लीटर है, नहीं, इसकी ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कोलम, कोलम शॉर्ट में इसको सी लिखते हैं, कोलम शॉर्ट में लिखते हैं सी, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कोलम, ये मैं आपको बता दूं, ये जिसने इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कवरी करी उस साइंटिस्ट के नाम पर इनकी ऐसा यूनिट रखी है, कोलम, कोलम इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कवरी की, तो उनके नाम पर ही इनकी यूनिट रखी गई, ऐसा यूनिट क्या है, कोलम, डिनोटेड बाय सी। जैसे
आपने कंडक्टर में चार्ज को नापा, मान लो वो 5 निकल के आया, तो 5 मीटर नहीं, 5 किलोमीटर नहीं, 5 लीटर नहीं, आप बोलोगे कितना आया, 5 कूलम का चार्ज है सर, 5 कूलम का चार्ज, या Q इज इक्वल टू 5C। मैं समझ जाऊंगा, मैं बोलूंगा Q बच्चा लिख रहा है मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज है, 5 कूलम मतलब 5 कूलम है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट यानी मेजर कैसे करोगे, इन टर्म्स ऑफ कूलम, ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, कूलम होती है, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आई होगी कहानी। नाउ ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी हो गई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिनेशन हो गई, डिनोट कर दिया Q से, ऐसा यूनिट हो गई कूलम, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ चार्ज, तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, generally there are two types of charge, positive charge and number second negative charge। पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर निगेटिव चार्ज होगा, है ना, यानी या तो Q पॉजिटिव होगा या Q निगेटिव होगा। बहुत आसान सी बात है। खास बात क्या है सर इसमें, खास बात यह है कि सेम charges repel each other, same charges repel each other, same charges repel का मतलब दूर भागना, सेम चार्जेस एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे, जबकि अपोजिट चार्जेस attract each other, opposite charges attract each other। जो अपोजिट चार्जेस है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये अगर तुम पॉजिटिव और नेगेटिव को साथ में रखोगे तो अपोजिट है, क्या करेंगे, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आप नेगेटिव पॉजिटिव को साथ रखो, अपोजिट है, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने प्लस प्लस या माइनस माइनस को साथ में रखा तो देयर इज अ रिपल्जन, ये दूर भागेंगे, रिपल्जन, ये दूर भागेंगे। ये इनकी प्रॉपर्टी है कि जो सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, सेम का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव, दे रिपेल ईच अदर, दूर भागेंगे, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सेम चार्जेस को रखते हो तो वो एक दूसरे से रिपेल हो जाएंगे, दूर भागेंगे। अपोजिट चार्जेस को रखते हो तो वो एक दूसरे के करीब आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे, ठीक है। नाउ एक जिनके नाम पे ये यूनिट है, दैट इज कूलम, उन्होंने कुछ लॉ दिए और बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और उन्होंने उस लॉ का नाम दिया कूलम्स लॉ। कूलम्स आपने क्या कहा, इन्होंने बोला कि भाई अगर एक चार्ज है दैट इज Q1, ठीक है, वो एक दूसरे चार्ज से दूर रखा हुआ है, इस चार्ज से दूर रखा हुआ है Q2 से, और दोनों के बीच में जो यूनिट है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस है, दैट इज R, वो R, ठीक है। तो अगर ये Q1 पॉजिटिव है और ये Q2 नेगेटिव है, मान लेते हैं पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अभी पढ़ा है ना टाइप्स ऑफ चार्ज, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इन दोनों Q1 Q2 चार्जेस के बीच में अट्रैक्ट करेंगे ना एक दूसरे को, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो एक फोर्स काम करेगा, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन्होंने कहा पहली बात, इन्होंने कहा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two charges is directly proportional to
द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इन्होंने बात बोली, पहली बात बोला इन दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इनको एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश कर रहा है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, यानी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। क्या है इसका मतलब? F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन दोनों का प्रोडक्ट Q1 Q2, पहली बात, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पहली बात क्या बोली कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों चार्जेस के बीच में होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस दैट इज Q1 Q2। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट करिए, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार जामिया वगैरह में पूछा भी गया है बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वन इज मैं बल्कि एक काम करता हूं, यहीं पे जगह बना के यहीं लगता हूं ताकि ये एक ही पेज पर रहे। ये पहली वाली बात बोली है, इसको हम कर लेते हैं इधर, ठीक है। नाउ दूसरी बात क्या बोली? बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली proportional to the square of distance between them, बोला ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। बेटा डिस्टेंस कितनी है? r, इस r का स्क्वायर। दूसरी बात बोलिए, बात समझ में आ रही है? पहली बात, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, ठीक है। दूसरी बात, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है r, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और मुझे उम्मीद है कि बच्चे डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जानते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जिस रेट से आप ए बढ़ाओगे उस रेट से बी भी बढ़ेगा, और अगर दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जिस रेट से आप ए बढ़ाओगे उस रेट से बी घटेगा। इसका मतलब अगर आप दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बढ़ाते हो, ऐसे ये Q1 इधर है Q2 इधर है, आपने बढ़ाया, ऐसे करा, इसको दूर पहुंचा दिया, डिस्टेंस बढ़ रही है भाई, आर की वैल्यू बढ़ रही है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो अगर डिस्टेंस बढ़ाते हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। क्लियर है? अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर दूं, अगर मैं ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 को साथ में लेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इतनी बार पूछा गया है 11th एंट्रेंस में, बहुत टाइम, मतलब बहुत बार 11th एंट्रेंस में रैंडमली आस्क क्वेश्चन है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला दैट इज K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कई न्यूमेरिकल भी आए इससे, तो न्यूमेरिकल क्या है, कैसे आगे बात करेंगे, वो सब बात की बात है। पहले आपको इतना क्लियर होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया है कि व्हाट इज चार्ज, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस
रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एंड दिस इज अबाउट कूलम्स लॉ। इसी के नाम पे इनकी यूनिट है, ठीक है। के बेटा, के जो के है ना, के ये इस साइन को हटने पर एक कांस्टेंट आया, इस कांस्टेंट की भी डिटेल में बात करेंगे आगे, अभी लिख लो सिर्फ इतना, ये एक कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अब तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं सीखा, अब तक सिर्फ मैंने आपको ये बताया व्हाट इज चार्ज। एक छोटी सी बात और बताऊं, अब जैसे ये देखो, जैसे ये देखो, जैसे ये एक बल्ब है मेरे पास, ठीक है, ये बल्ब है, ये मेरे पास एक होल्डर है, ठीक है। अब जनरली हम क्या करते हैं, होल्डर को अपने नॉर्मल कर, हर किसी ने अपने घर में बल्ब को होल्डर में लगाया होगा, ठीक है। आप जनरली क्या करते हो, नॉर्मली आपने होल्डर बल्ब लिया और होल्डर में लगा दिया, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है, कल की क्लास में हम यही पढ़ेंगे, थोड़ा सा बताता हूं एक्चुअल में क्या हो रहा है। यहां पर हम इसको पावर देंगे तो ये ग्लो करने लगता है ना। अब देखो एक डिफरेंस बता दूं, जैसे मैं स्विच ऑन कर दूं, जैसे ये देखो, ये क्या हुआ, जैसे ही आपने वहां से पावर दिया, ठीक है, तो ये जो वायर है, ये जो वायर है, ये काम कर रहा है, ऊपर तो इसकी इंसुलेटर की कोटिंग है, यानी ये मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि भाई यहां पर इंसुलेटेड कोटिंग है, इसको बेटा बोलते हैं पीवीसी कोटिंग। ये भी सवाल 11th एंट्रेंस में आया हुआ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसकी वजह से मुझे करंट नहीं लग रहा, लेकिन अंदर करंट फ्लो हो रहा है इसके, क्योंकि कंडक्टर है। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो इस वाली स्लाइड में देखो, ये क्या था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर करंट भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, दोनों पेयर में काम करेंगे, दोनों अल्टरनेट पैटर्न पे काम करेंगे। लेकिन एक यह बहुत अच्छा लॉजिक क्या है, जैसे ही मैंने वहां से स्विच खोला तो करंट ने ऐसे आना शुरू किया होगा, है ना, ऐसे आते आते तब ये इस बल्ब के अंदर आ रहा है, यही लॉजिक है। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो करंट आना स्टार्ट हुआ, और करंट ने तार में, इस वायर में फ्लो करना स्टार्ट हुआ, और फ्लो करते 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 आया, ये बल्ब जल गया। अब जो करंट है उसकी डायरेक्शन ऐसी है, ऐसे आ रहा है, जबकि ये जो ई है, ये जो ई मैंने आपको दिखाया, जो इधर से इधर जा रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये करंट के उल्टे डायरेक्शन में जाएगा। यानी करंट अगर ऐसे आ रहा है तो ये जो ई का मूवमेंट हो रहा होगा ना इलेक्ट्रॉन का, वो उल्टी डायरेक्शन में हो रहा होगा, ऐसे ये उल्टा जाएगा, ठीक है। तो कल हम इस पे ये बात करेंगे जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लेंगे कि इसका सेम करंट देने पर ये क्यों तेज चल रहा है और ये कम वॉट का बल्ब क्यों हल्के जलेगा, ठीक है। और इसी से समझेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक। तो आज के लिए बस इतनी रखते हैं, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज टू ऑल।